हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम लोग कैपिटल मार्केट के ऊपर क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आज हम इसको ख़त्म कर पाएँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैपिटल मार्केट से पहले फाइनेंशियल मार्केट समझाने की कोशिश करी। फिर मैंने बताया कि इसको हम दो टाइप में पढ़ते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल। इनके मैंने पार्ट बताई, ये डेफिनेटली पढ़ के जाना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर मैंने इनका थोड़ा थोड़ा आपको ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल के बारे में समझाने की कोशिश करी। देन हमने बात करना स्टार्ट करी कैपिटल मार्केट से पहले। हमने कुछ बोला कि बेसिक पढ़ेंगे। उस बेसिक से पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि डिस्काउंट वैल्यू क्या होती है, इंटरेस्ट वैल्यू क्या होती है, पार फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है। फिर मैंने आपको CV के बारे में थोड़ा सा बताया। उसके बाद चिट फंड बताया। फिर मैंने IPO और सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताया। ठीक है। देन आज हम बात करेंगे तो ये हो गया था ना, शेयर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और क्वेश्चन आए कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वापस से इन्वेस्टमेंट करने के बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डिबेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबेंचर। और अगर आपको शेयर मिल रहे हैं, कुछ हिस्सा मिल रहा है शेयर मार्केट में, शेयर पैसा मिल रहा है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड तब मिलता है जब प्रॉफिट होता है। हिस्सा तो तब मिलेगा ना जब प्रॉफिट होगा कंपनी को। चलिए आज हम आगे नेक्स्ट कुछ टर्म पे बात करेंगे और आज की क्लास में इसको ख़त्म भी करेंगे टॉपिक को। सो लेट्स सी द फर्स्ट टर्म ऑफ टुडे क्लास, दैट इज़ बुल एंड बियर। चलो मैं सिनेरियो में लिख लेता हूँ। आपने पहले दो पढ़ ली ना, जिसमें मैंने IPO पढ़ाया और मैंने आपको सेकेंडरी मार्केट पढ़ाया। अब मैं बता रहा हूँ बुल एंड बियर। बुल एंड बियर क्वेश्चन कैसे आता है? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बुल एंड बियर किसके रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा इट इज़ रिलेटेड टू शेयर मार्केट। किसके रिलेटेड है? शेयर मार्केट। ये शेयर मार्केट के रिलेटेड वर्ड होता है। बुल एंड बियर हम लोग शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा जब शेयर मार्केट दिखाते हैं डाटा, तो उसमें आपका बुल बना होता है। ठीक है। तो बुल का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब, और बियर का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब होता है जब आपके शेयर के जो प्राइस हैं, शेयर प्राइस क्या है? अप हैं या हाई हैं। जब आपके शेयर प्राइस की वैल्यू हाई होगी तो उस टाइम में आप बोलोगे बुल, और अगर शेयर प्राइस की वैल्यू क्या हुई? डाउन हुई, या आप बोल सकते हो लो हुई, उस केस में आप क्या बोलोगे? बियर। ठीक है। तो बुल 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 की तरह कब आप रहते हो, मतलब अपने आप को ताकतवर कब समझते हो? जब आपके पास वैल्यू हाई होती है आपकी, और लॉस हो, आपको बियर करना पड़ता है, सब कुछ आपको सहना पड़ता है, तो वो उस केस में होता है, वो डाउन के केस में। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। चलिए ये टर्म आपको समझ आ गई। बस इसमें इतना याद रखना कि बुल एंड बियर आपकी शेयर मार्केट में यूज़ किया जाता है टर्म। ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका 4th नंबर पे, लिखिए इंट्रा डे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग। और एक आता आपका डिलीवरी बेसिस ट्रेडिंग। तो इंट्राडे, इंट्रा मतलब और डे, एक ही दिन में जब कोई भी आप शेयर खरीदते हो, जैसे आप बोल सकते हो, इसकी डेफिनेशन में आप बोलोगे विद इन अ डे, विद इन अ डे सेल एंड परचेज। जब आप कोई भी शेयर को विद इन अ डे सेल या परचेज कर देते हो, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आपने सुबह कोई शेयर खरीदा और जैसे ही आपको लगा, जैसे मान लो मॉर्निंग में आपने ख़रीदा और इसकी वैल्यू हाई हुई, फिर हाई हुई, थोड़ा कम हुई, लो होती, इस हो सकता है लो हो रही है, हो सकता है डाउन में भी चली जाए शाम तक। तो इस केस में क्या होता है? आपने पैसा लगाया, आप अगर बिल्कुल एक्टिव हो तो आप देखते हो कि मेरी हाई है, अब गिरना स्टार्ट हो रही है, आप क्या करोगे? एकदम से यहाँ पे क्विट कर लोगे। जो भी प्रॉफिट, मान लीजिए 100 लगाया और आपको 10 का प्रॉफिट हो तो 110 मिल जाएंगे, तो आप उसी टाइम पे क्विट कर दो। लेकिन जब गिरना स्टार्ट होगी, अगर आपने क्विट नहीं किया, तो जब आपने इंट्रा बैंक डे में ट्रेडिंग, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो शाम तक जैसे ही 3 बजे तक मार्केट ख़त्म हो जाती है और 3 बजे तक ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट प्लस में गई कि डाउन में गई, उस हिसाब से कंपनी आपका डाटा खुद निकाल देगी। आप चाहे तो खुद क्विट कर लो या आपकी कंपनी एक दिन का डाटा निकाल देगी। इसको बोलते हैं इंट्राडे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, ये किसके लिए होता है?
ये होता है एनी टाइम सेल एंड परचेज, एनी टाइम सेल एंड परचेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज आपने बाई करे और आज ही बेचने हैं, आज बाई करो 10 दिन के बाद सेल कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही दिन में, इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर अंदर सेल और परचेज करने हैं। और इसमें क्या होता है आपका, आप आज करके किसी भी दिन में आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। अब आते हैं मेन शेयर मार्केट के टाइप के ऊपर, जिसमें आपको सबसे पहले एक तो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था एक तो शेयर से क्वेश्चन आता है, और दूसरा मैंने इस साइड में आपको क्या बताया, एक शेयर के साथ आप इसके अपोजिट में लिख लीजिए डिवेंचर। दोनों पार्ट हैं इसके, डिवेंचर और शेयर दोनों पार्ट हैं। चलिए अब शेयर के बारे में पहले बात करते हैं, साथ साथ डिवेंचर, क्योंकि दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ। जब इंटरेस्ट पे मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डिवेंचर बोलते हैं। जब आपको शेयर में कुछ खरीदते हो, शेयर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। चलिए इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड किस में मिलता है, आपको आंसर आना चाहिए शेयर में। तो डिविडेंड क्या होता है, इन रिटर्न्स की फॉर्म में आपको डिविडेंड दिया जाता है, मतलब आपको शेयर दिए जाते हैं। इसके केस में क्या होता है, इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलता, इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस केस में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इन केस ऑफ शेयर में कि इन केस ऑफ डिवेंचर में। तो आंसर होगा शेयर में, सॉरी इंटरेस्ट किस में मिलता है, डिवेंचर के केस में। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपको पता है शेयर के अंदर आप क्या बनते हो, शेयर के अंदर आप क्या बनते हो, आप बनते हो ट्रीटेड एज ओनर। आपको एज अ ओनर ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए कंपनी के 100 शेयर है, आपने 10 खरीद लिए, तो आप कंपनी के 10 शेयर के मालिक हो गए। इसमें आपको एज अ ओनर ट्रीट किया जाता है। बट इन केस ऑफ डिवेंचर इसमें आपको क्या ट्रीट किया जाता है, इसमें आपको ट्रीट किया जाता है ट्रीटेड एज क्रेडिटर। तो कंपनी के लिए क्या होता है, ये क्रेडिटर होता है जिसको पैसे देने हैं। क्रेडिटर कौन होता है, अकाउंट में पड़ा होगा जिसके पैसे हमें देने हैं, मतलब इससे हमें उधार ले रखा है, तो इसको एज हम क्रेडिटर ही ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब दोनों में रिस्क किसका होता है, इसमें हाई रिस्क होता है। जब आप शेयर में लगाते हो इसमें हाई रिस्क होता है, कंपनी डाउन में गई तो आपको घाटा ही पड़ेगा, कंपनी ऊपर की प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें आपको घाटा बहुत कम होता है, क्योंकि आपने कंपनी को बोला कंपनी डूबे कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इतना इंटरेस्ट चाहिए। तो इसमें क्या होता है, रिस्क लो होता है। हालांकि रिस्क इसमें भी होता है, और मान लीजिए कंपनी बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, तो इस केस में आपको फिर पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने जेके बैंक में पैसे जमा करवाए और जेके बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, घाटा तो इसमें पड़ेगा। लेकिन इसमें लो रिस्क होता है, इसमें हाई रिस्क होता है, इसमें हाई रिस्क होता है। और इसके अंदर आपको वोटिंग का राइट भी होता है। कोई भी डिसीज़न लेने के लिए आपको वोटिंग राइट, जिसके कोई शेयर ज़्यादा होंगे, मान लीजिए किसी के 50% शेयर है, तो उसको वो जब वोटिंग होगी कोई भी डिसीज़न लेना होगा तो इसको भी बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बात करेंगे डिबेंचर की, तो इसको कोई राइट नहीं होता वोटिंग का। ठीक है। इसको वोटिंग का कोई भी राइट नहीं होता। ये आप खुद बना सकते हो अगर आपने शेयर का और डिबेंचर का कॉन्सेप्ट समझा हो। शेयर का मतलब होता है आप कंपनी के शेयर खरीद के उसके मालिक बन रहे हो। डिवेंचर का मतलब होता है कि आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कुछ पैसा उनको उधार में दे रहे हो। ये फ़र्क है दोनों में, और उसी से आप बना सकते हो कि ज़्यादा रिस्क इसमें होता है। वोटिंग राइट कौन देगा, जब ओनर हो तभी तो वोटिंग राइट मिलेगा। आपको ओनर कब ट्रीट किया जाएगा, जब आपने शेयर के मालिक बने हो। लेकिन अगर आपने उनको उधार दिया है, उस पर इंटरेस्ट वापस लेना है, तो आपको वो ओनर ट्रीट नहीं करेंगे, वो आपको एज आ आपसे लोन लिया हो इस तरीके से आपको कंसीडर करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, शेयर और डिबेंचर समझ आया, इसलिए मैंने आपको बेसिक समझाया था। चलिए नेक्स्ट हमने कैपिटल मार्केट में बात करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम लोग पार्टिसिपेटरी। लिखवाया था ना मैंने आपको कैपिटल मार्केट में, नोट्स क्या होते हैं। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन आप खुद बना लोगे। ठीक है। इसी को शॉर्टकट में
पी नोट्स भी बोलते हैं, ठीक है, पी नोट्स। जैसे ट्रेजरी बिल को टी नोट्स बोलते थे ना, टी बिल, टी बिल। इसमें भी आप लिख लो, शेयर को भी एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम होता है, आपने पढ़ा होगा अकाउंट में, इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पी पार्टिसिपेटरी नोट्स की, पी नोट्स की। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मान लीजिए कोई फॉरेनर, ठीक है, कोई फॉरेनर क्या कहता है, वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर कोई इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास दो तरीके होते हैं। अगर वो शेयर खरीदना चाहता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, तो उसके पास दो तरीके होते हैं। क्या क्या तरीका होगा? एक तरीका तो ये होगा, कि वो क्या करे, अपना अकाउंट ओपन करे। कौन सा अकाउंट होता है? जैसे आपको पता है डीमैट का खाता खुलता है, डीमैट का खाता खुलवाना पड़ता है। अगर आपको इंडिया में शेयर खरीदने हैं, मतलब आपको अंडर सीबी के रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, मतलब अंडर सीबी के रजिस्ट्रेशन करवाओगे तभी आप इंडिया की मार्केट के अंदर शेयर खरीद सकते हो, ठीक है, शेयर खरीद सकते हो। लेकिन मान लो कि फॉरेनर चाहता है कि मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी तो भी मैं इसको खरीद पाऊँ, तो कैसे वो खरीद पाएगा? और दूसरा तरीका क्या होगा कि इंडिया क्या करेगी, अपना FII, एक संस्था होती है जिसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बताया था आपको FDI क्या होता है, FII क्या होता है, मैंने पढ़ाया था बेसिक में। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये संस्था होती है, ये आपकी जो सेबी होती है, सीबी, ये क्या करती है, इसको फॉरेन में बनाती है। तो अगर किसी फॉरेनर को इन्वेस्ट करना है तो वो कहाँ जाएगा, वो FII के पास जाएगा, जो भी हमारी संस्था फॉरेन में बनी थी। जैसे USA का आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है तो USA में जो ऑफिस होगा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाके बोलेगा कि मुझे इंडियन मार्केट के अंदर इस कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करना, मुझे शेयर खरीदने हैं। तो इसको अगर CB के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इंडिया में। लेकिन ये चाहता है कि मैं इंडिया नहीं आऊँ, मैं यहीं पे कर दूँ, तो कैसे करेगा? FII इसको क्या देगा, एक नोट प्रोवाइड करेगी, FII एक नोट प्रोवाइड करेगी टू फॉरेनर, और इस नोट की बदले में ये बंदा इसकी हेल्प से क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया के अंदर। और ये जो नोट दिया ना FII ने, इस नोट को बोलते हैं पी नोट। यही वो नोट है, कितनी वैल्यू पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतने का आप नोट लेके आ जाओगे, इसको बोलते हैं पी नोट्स। और इस नोट के बदले में ये बंदा इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है बिना CB के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए। सिर्फ उसको FII के पास जाना है और ये नोट लेके आना है, पी नोट, ठीक है। ये एक पेपर होता है जिसके ऊपर एग्रीमेंट लिखा होता है कि इतना इतना बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये बात है, ठीक है। ये उसको बोलते हैं पी नोट। बेसिकली पी नोट किसके लिए है? ये एक फॉरेन के लिए फैसिलिटी है। अगर वो इंडिया मार्केट के अंदर, इंडियन की मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो जाके FII से सीधा बिना रजिस्ट्रेशन करवाए CB के अंदर वो कर सकता है। वो सेकेंड ऑप्शन है। अगर डायरेक्ट करना वो तो है ही है, ऑप्शन तो सीधा सीधा है, ठीक है। अब इसके बारे में लिख भी लो, थोड़ा मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। देखो लिख लो, एन overseas investor can invest in India securities market without register themselves with CB। themselves with CB मतलब बिना CB के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए कोई फॉरेनर क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको कोई पूछे कि पी नोट्स कौन इशू करता है तो आप बोलोगे सर इशूड बाय, अभी मैंने आपको पढ़ाया, FII। कौन करता है? FII, ठीक है।
इसी को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, इसी को बोलते हैं बेटा ऑल्सो नोन एज ऑफ शेयर डेरिवेशन। ठीक है, ऑफ शेयर डेरिवेशन। ऑफ शेयर का मतलब होता है फॉरनर। क्या मतलब है इसका, फॉरनर। आई होप कि आप पी नोट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। पी नोट किसके लिए होता है सर, अगर फॉरनर को पैसा इन्वेस्ट करना तो उसको पी नोट लेना पड़ेगा। पी नोट कौन इशू करता है, तो आंसर होगा एफआईआई। एफआईआई, क्या एफआईआई से आप पी नोट्स की मदद से क्या आपको सीबी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो आंसर होगा सर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एफआई है इसको कंट्रोल बेसिकली कौन कर रहा होता है, सीबी इनको कंट्रोल करती है। किस किसको, एफआईआई एंड एफडीआई, दोनों को कंट्रोल कौन करती है, सीबी। कंट्रोल तो यही कर रही होती है, लेकिन आप एफआईआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के इसके अंदर करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए गाइज, आई होप कि आप पी नोट के बारे में समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट लिखिए, चौथे नंबर की मार्केट लिखिए। इसमें हमें पढ़ना है एक छोटा सा वो लिख लीजिए, गिल्ट एज मार्केट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, गिल्ट एज मार्केट क्या होती है। तो गिल्ट का मतलब होता है, गिल्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसका ये कौन सी मार्केट होती है, इस मार्केट को क्या बोलते हो आप, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कॉल्ड गिल्ट एज मार्केट। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है जब 50% शेयर किसका है, गवर्नमेंट का है, और 50% क्या है, प्राइवेट, जिसके अंदर गवर्नमेंट का 50% पार्टिसिपेशन होता है। उस मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट। उसको क्या बोलते हैं, गिल्ट एज मार्केट। ठीक है, आप गवर्नमेंट के शेयर नहीं ले रहे हो, आप जो प्राइवेट शेयर है उसको खरीद रहे हो, लेकिन इसमें 50% पार्टिसिपेशन किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। इसको क्या बोलते हैं, गिल्ट एज मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एसबीआई, एसबीआई की ऐसी मार्केट है, गिल्ट एज मार्केट है। ठीक है, इसमें 50% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वो है, हिस्सा है, 50 प्राइवेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए 5वें नंबर पे। चलिए बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, इसको पहले तो देख लो इशू कौन करता है, बाकी इसका कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको। इसको इशूड कौन करता है, इशूड ऑन, इसको इशूड किसके ऊपर किया जाता है, यहाँ तो डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट या इंटरेस्ट के ऊपर। तो मैं आपको डिस्काउंट और इंटरेस्ट स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसको इशू करने के लिए, वैसे इसको सरकारी और प्राइवेट दोनों कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड एक टर्म आती है, इसका मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं और कूपन का मतलब इंटरेस्ट। ऐसी चीज़ पे इंटरेस्ट करना, कोई चीज़ मतलब बॉन्ड इशू करना जिस पे इंटरेस्ट जीरो हो। अब ऐसे बोल सकते हो, ऐसा बॉन्ड इशूड करना एट डिस्काउंट एंड मैच्योर एट पार या फेस वैल्यू। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट जीरो हो, कितना हो, इंटरेस्ट जीरो। यहाँ पे आपको पता है डिस्काउंट और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, देखना पहली वीडियो में। डिस्काउंट में क्या होता है कि आपकी 25,000 की चीज़ मैंने बोला था, आज गवर्नमेंट बोलेगी आप मुझे 24 दीजिए, मैं इतने टाइम के बाद आपको 25 वापस कर दूंगी, तो आपको 1,000 का फ़ायदा हुआ ना। लेकिन इंटरेस्ट थोड़ी लिया आपने, इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने फिक्स किया कि आपको दिख रहा था सीधा सीधा 1,000 बच रहा है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। इंटरेस्ट तब होता है जब आप 25,000 देते, इसके ऊपर बोलता 10% इंटरेस्ट है, तो आगे इसमें ऐड करके आगे पैसा लेते, इसको बोलते हैं ये इंटरेस्ट मिला। तो इसमें इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब इंटरेस्ट कुछ ना हो, तो उसको मतलब हम लोग किस पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट के ऊपर। और मैच्योर वैल्यू क्या है, उसकी मैच्योर एट फेस या पार वैल्यू, ये दोनों मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट पे दोगे तो आप बोल सकते हो ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर भी दे सकते हो, बॉन्ड को आप फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर दे सकते हो। तो और इंटरेस्ट किसको मिलता है,
जब आप एज अ डिवेंचर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो इसको मिनिमम आप 5 साल के लिए होगा ये, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। मिनिमम कितना, 5 साल, मतलब इसमें 5 साल तक मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो आप। इसको इश्यूड कौन करता है, इसको बॉन्ड को इश्यू करता है, इश्यूड आपकी गवर्नमेंट भी कर सकती है और कोई प्राइवेट संस्था वो भी कर सकती है, जिसको भी पैसा चाहिए होता है। ये बेसिकली वैसा ही होता है जैसे आपने टी बिल पढ़ा था। मान लीजिए गवर्नमेंट को, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, नीड है, आपकी गवर्नमेंट को नीड है कुछ काम करने की। उसने क्या बोला कि, उसने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप सब लोग, हम लोग बॉन्ड इशू कर रहे हैं, एक एक बॉन्ड की कीमत कुछ भी रख देंगे, जैसे टी बिल है तो बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ठीक है, हमें इतना पैसा चाहिए तो इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें जहाँ तो वो बोल देगा हम इतना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जहाँ आपको डिस्काउंट पे ले लेंगे कि आज अगर जिसकी वैल्यू 1 लाख है उसको हम आपसे 90,000 ले रहे हैं और आपको 1 लाख वापस कर देंगे, मतलब 10,000 का फ़ायदा डिस्काउंट पे या इंटरेस्ट पे, ठीक है। वो करती क्या बेसिकली, मान लो 5 साल के लिए लिया, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसने पैसा इकट्ठा कर लिया आप लोगों से, सबसे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इकट्ठा कर सकती है ऐसे बॉन्ड इशू करके। उस बॉन्ड को उसने लिया 1 करोड़ का, मान लीजिए उसने रोड बना दिया, एग्जांपल ले रहा हूँ। अब 1 करोड़ का जब रोड बन गया तो इस रोड से वो टोल टैक्स वगैरह लेगी, और इसी रोड से टोल टैक्स वो आपसे ही लेके आपके पैसे रिटर्न कर देगी। मतलब गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं गया, रोड भी तैयार हो गया, आपको भी फ़ायदा हो गया। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड इशू करना। तो बॉन्ड इशू मिनिमम किसके लिए किया जाता है, 5 साल के लिए, ये पॉइंट याद रखना। और इसको इंटरेस्ट पे भी इशू कर सकते हो और आप डिस्काउंट पे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डिस्काउंट और इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट होता है, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ होनी चाहिए कि इंटरेस्ट का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है। इसको दोनों पे इशू किया जा सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती हैं, ठीक है। एक आपने टर्म काफ़ी बार सुनी होगी, कौन सी, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं ना, जब इलेक्शन के समय आते हैं, ये टर्म आपने डेफिनेटली सुनी होगी। चलो आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। तो इलेक्टोरल का मतलब क्या होता है, इलेक्शन। ये क्या करता है बेसिकली, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वो क्या करती हैं, अगर उनको चैरिटी चाहिए, अगर उनको फंड चाहिए, इलेक्शन के लिए फंड चाहिए, तो वो लोगों से मांग भी सकती है। इवन कि अगर आपको कोई पार्टी पसंद है, आपको लगता है कि इस पार्टी को आगे आना चाहिए और आप चाहते हो उनको डोनेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक कोई भी आदमी, आप, मैं, कोई भी कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है। तो पहले क्या था, ये डोनेट कुछ भी कर सकते थे, आप कर सकते हो, लेकिन ये हालांकि आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप डोनेट कर रहे हो, आपको पार्टी अच्छी लगती है, आपने इनके नाम 25,000 डोनेट कर दिया, 10,000 डोनेट कर दिया। लेकिन हुआ क्या बेसिकली, इसमें ना करप्शन होना स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट के खाते में पता ही नहीं चल रहा था कितना पैसा आ रहा है जा रहा है इसमें। फिर क्या किया, एक नया कानून आया जिसके तहत ये बोला गया कि अगर आप 2,000 तक डायरेक्ट दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी इलेक्शन पार्टी को कोई भी जो भी इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है आप उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 2,000 से ज़्यादा पैसा देना है किसी कंपनी को, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या किया जाता है, आपके इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जाते हैं। वो कैसे होगा, देखिए वो कैसे होगा, अगर आप 2,000 से ज़्यादा पैसा किसी पार्टी को देना चाहते हो, आप कुछ नहीं करोगे, आप जाओ SBI बैंक के पास, उनको बोलो कि जैसे किसी भी पार्टी ने अपना अपना अकाउंट दिया होता है, आप चाहते हो कि मैं मान लीजिए BJP को 10,000 देना चाहता हूँ, मान लीजिए, तो मैं गया SBI के पास, मैंने बोला कि मुझे BJP के खाते में 10,000 रुपया मुझे चैरिटी एज अ डोनेशन देनी है। तो वो बोलेगी ठीक है, उसके बदले में आपको SBI क्या दे देगी, आपको बॉन्ड पेपर दे देगी, 10,000 के लिए 10,000 का बॉन्ड पेपर दे देगी। ये पैसा चला गया बैंक के पास, एक तरह से आपको बदले में चेक मिल गया। ये बॉन्ड आप क्या करोगे, पार्टी को दे दोगे। अब पार्टी वाले अलग अलग जो भी दे रहे हैं सबके बॉन्ड इकट्ठे करेंगे और दोबारा से SBI के पास जाएंगे और बदले में मनी ले लेंगे, वो फिर से बॉन्ड इनको देंगे एज अ चेक की तरह और मनी ले लेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड।
तो इलेक्टोरल बॉन्ड किसके लिए होते हैं? कोई भी इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी को अगर चैरिटी में कोई पैसा दे रहा है, 2000 से ज़्यादा पैसा देना, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको बॉन्ड देने पड़ेंगे, बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसके तहत वो 2000 से ज़्यादा पैसा चैरिटी में डाल सकता है किसी भी पार्टी के लिए, और पार्टी को वो दे देगा। पार्टी वाले क्या करेंगे? उस बॉन्ड को वापस रीसबमिटेड करेंगे SBI या किसी भी बैंक के थ्रू, तो वो उनको वापस उसके बदले में कैश दे देगा। तो इस तरह से पैसा तो उनके पास पहुँच गया, लेकिन पैसे का हिसाब आ गया इनके पास, क्योंकि बैंक के थ्रू होके जा रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है ये पता चल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे इम्पोर्टेंट जो आप सबको जानना चाहिए, 5 नंबर 6 नंबर जो भी है लिख लेना। म्यूचुअल फंड, सबने सुना नाम, बहुत ऐड चल रही टीवी के ऊपर, बहुत ऐड चलती है इसकी। चलिए ये आपको समझाते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है? ये एक तरीका होता है पुल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन मार्केट। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक, इसको आप बोल सकते हो एक तरह की, ये क्या है? एक तरह की कंपनी होती है, एक तरह की, मान लो एक तरह की कंपनी है। ये क्या करती है? इन्वेस्टर से, किसी भी आपके, मेरे से, आपसे, किसी से भी, ये क्या करेगी? एक कंपनी है, बोलती है मेरे पास आप अपना पैसा दीजिए, मेरे पास आप अपना पैसा दीजिए, मैं आपका पैसा मार्केट में लगा के आपको वापस इतना पैसा प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपको करेंगे। मतलब एक तरह से आप बोलते हो मेडिएटर का काम करता है। आपको अगर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है ना, आपको अगर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है कि कैसे मैं डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ, आप क्या करोगे? आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दो। वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर मार्केट को कैसे बढ़ाना है, कम करना है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे SBI, आप SBI के शेयर मार्केट के अंदर इनके शेयर खरीद लीजिए, म्यूचुअल फंड में इनका पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो SBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शेयर को कैसे ऊपर लेके जाना है। मतलब एक तरह से आपको नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, सिर्फ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है SBI के ऊपर भरोसा करके कि SBI संभाल लेगी। तो SBI उसको संभाल रही है, इसके शेयर मार्केट काफ़ी अच्छे खासे चल रहे हैं। ठीक है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, हालांकि इसमें रिस्क होता है, इसमें डूब गया तो डूब गया, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हालांकि इतनी जल्दी से डूबता नहीं है। जो म्यूचुअल फंड होता है, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड होता है, ये एक क्या होता है? एक तरह से SIP होता है। SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान होता है म्यूचुअल फंड, जिसमें आप हर मंथ पर वीक कुछ भी आप रख सकते हो कि इतना मैं पर मंथ या पर वीक आपको सबमिट करता रहूँगा, मैं इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें प्लान होते हैं कि आपको 5 साल के बाद इतना मिल जाएगा, 10 साल के बाद इतना मिल जाएगा, या आप लोग सीधा शेयर मार्केट में लगा रहे हो कि नहीं मुझे शेयर चाहिए, किसी हिसाब से मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो आपकी शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है, वो आपको अपने हिसाब से मिलती जाएगी। ठीक है, इसमें एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ठीक है, एक ये SIP होता है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो? मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हो आप 500 रुपये की। ठीक है, 500 की आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करो कि पैसे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करो। कुछ लोग क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए भी इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज़ टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 80C। ये सेक्शन याद रखना, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ाया था डायरेक्ट टैक्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज़ साफ 80C सेक्शन है जो इस एक्ट के अंदर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो शेयर म्यूचुअल फंड में, तो उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस टैक्स से बचने के लिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, चलो कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है और मुझे टैक्स भी नहीं लग रहा। ठीक है, ये टैक्स के अंदर नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है
कि म्यूचुअल फंड ऐसा थोड़ी कोई भी म्यूचुअल फंड, जैसे मैं बैठ के म्यूचुअल फंड चलाना शुरू कर दूँ, आपसे पैसा इकट्ठा कर लूँ, मैं आपसे पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है, म्यूचुअल फंड लाइसेंस। कौन इसको प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय सीबी, क्योंकि म्यूचुअल फंड, शेयर फंड सारा देखने का काम भी सीबी का है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड लाइसेंस आपको लेना है तो मिनिमम कितना आपका टर्नओवर, मतलब कितना पैसा आपके पास होना चाहिए? लगभग 100 करोड़, 100 करोड़ का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। इतना अगर आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो लोगों से तो आपको इसका लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है, इसका लाइसेंस मिल जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये किसके अंतर्गत आता है, किसके अंडर आता है? म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट लिख लीजिए, बाय AMFI। बहुत आता है ये न्यूज़ के अंदर। इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड किसके अंतर्गत आता है? आंसर होगा सर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड क्या है? छोटी सी परिभाषा इसकी यही है कि ऐसा समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड एक तरह की सर कंपनी होती है जो हमसे पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाती है और हमें भी कुछ देती है, कि जिसमें आपका इसमें सिस्टम SIP सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आप पर मंथ पर वीक जो भी आपने रखा हो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो हर मंथ आप उसको सबमिट करते जाते हो और इन रिटर्न में आपको ये बताते हैं कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे, ठीक है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 तक ही कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट। ये जो 1961 इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? सेबी करता है। कैसे मिलेगा? आपके पास कम से कम 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। दो छोटी छोटी फुल फॉर्म लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं। इसके बाद एक ही बच गया आपका स्टॉक एक्सचेंज, फिर आपका कैपिटल मार्केट ख़त्म हो जाएगा। एक डेफिनेशन लिखिए ULIP और एक लिखिए ELSS। इसका मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। इसका मतलब होता है ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके तहत ये क्या करता है, हमारी मनी, आवर मनी ओनली इन्वेस्ट इन, ओनली नहीं है, इसमें इन्वेस्ट कर सकता है हमारी मनी किस किस में? आपके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज अ डिवेंचर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज अ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है, ELSS के अंदर होता है अब मनी ओनली इन्वेस्ट इन शेयर, मतलब आप सिर्फ शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, लॉकिंग पीरियड होता है यहाँ पे, कितने साल का? 3 साल का, मतलब 3 साल का मिनिमम, इससे पहले आप पैसा नहीं निकलवा सकते। 30 साल से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। आज अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट, इसके तहत इन्वेस्टमेंट करी है तो आप 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकलवा सकते। 3 साल का लॉकिंग पीरियड होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर लॉक पीरियड क्या होता है, इसके अंदर लॉक पीरियड होता है 5 साल का। कितना होता है? 5 साल का। और ये बेसिकली आपकी इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम होती है, इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम होती है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, आपको बस एक फुल फॉर्म याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ULIF की फुल फॉर्म क्या होती है और ELSS की फुल फॉर्म क्या होती है। बोलेगा इसके अकॉर्डिंग लॉकिंग पीरियड क्या होता है, तो आंसर होगा 3 साल का, और यूनिट के अकॉर्डिंग 5 साल का, ठीक है। ये इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम्स होती है इसके अंदर। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना।
म्यूचुअल फंड आपका खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना आपको कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है, एक कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। ये अपने आप में ये खुद संभालेगा, आप सिर्फ इनको पैसा लगा रहे हो, ये आपको रिटर्न में कुछ देते हैं। चलिए अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और आके एग्ज़ाम में मुझे लगता है यहाँ से या शेयर से क्वेश्चन आएगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। चलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सबसे पहले तो छोटी सी टर्म इसके समझ लीजिए। आप बेसिकली बोल सकते हो डायरेक्टली, अगर बोलना तो आप बोल सकते हो ये क्या है, एक जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस वेयर वी कैन बाय एंड सेल शेयर। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक जगह का नाम है जहाँ से जाके आप, जिसके थ्रू आप अपने क्या शेयर खरीद सकते हो किसी भी कंपनी के, और किसी को भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो बेच सकते हो। यहाँ पे ये होता है, ये किसका पार्ट है, ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, जिसमें पहली बार कंपनी का ऑक्शन होता है, पहली बार वो अपने शेयर बेचती है। लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे शेयर पहले ही कोई बेच रहा है, कोई ले रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ले रहा है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक जगह का नाम है जहाँ पे आप अपने शेयर वगैरह खरीद सकते हो। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे, सबसे पहले एक पढ़ेंगे हम BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक हम पढ़ेंगे NSE। चलिए फिलहाल पहले दो पढ़ लेते हैं, इसकी स्पेस मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए पहले BSE के बारे में पढ़ लेते हैं। BSE का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आपको आंसर देना है, ये 1875 में सबसे पहले बना था, 1875 में। कहाँ पे, दलाल स्ट्रीट, कहाँ पे, ये मुंबई में है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये वाला दलाल वर्ड, कि दलाल स्ट्रीट वर्ड किसके रिलेटेड है, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड है, ठीक है। और इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखना, ये इंडियाज़ का एंड एशियाज़ का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। ये पूछेगा कि एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आंसर होगा सर BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और इसके जो वैल्यू, इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो वैल्यू होती है, इसको हम मेज़र करते हैं सेंसेक्स। बहुत सुना होगा आपने नाम सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होते हैं, सेंसेक्स क्या होते हैं, बेसिकली ये टॉप 30 कंपनीज़ की वैल्यू होती है, ये कंपनीज़। और इस टॉप 30 कंपनी को बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। समझाता हूँ आपको मतलब क्या है। आप ये न्यूज़ में सुनते हो ना कि आज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेंसेक्स की वैल्यू इतनी है, सेंसेक्स की वैल्यू ये है। तो बेसिकली होता है, कहते हैं कंपनी तो बहुत सारी हैं, ठीक है, कंपनी तो बहुत सारी हैं, इतनी सारी कंपनी है, आप पैसा लगा रहे हो, लेकिन जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होता है, इसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो उन टॉप 30 कंपनी का ये ओवरऑल डाटा लेके उसका जो एवरेज निकालते हैं कि आज शेयर मार्केट में वैल्यू क्या रही। सेंसेस का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो, ये वैल्यू ऑफ शेयर की मतलब, इसका मतलब होता है कि शेयर की वैल्यू कितनी जा रही है, हाई जा रही है, लो जा रही है। तो टॉप 30 कंपनी से उठाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप 30 में ही पैसा लगाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए एक आपने बड़ी कंपनी में 1000 रुपये लगाया और आपको शाम को मिल गया कितना, 1100, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का। ऐसा भी हो सकता है आपने एक छोटी कंपनी में 10 रुपये लगाए, जिसका टर्नओवर कम था, 10 रुपये लगाए, बदले में आपको 12 रुपये मिल गए, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, 20% का। तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है कि यहाँ पे नीचे वाले में जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी में लगाने में ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, बट जिसका कैपिटल ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जिस शेयर मार्केट में पैसा ज़्यादा लगा होता है, उन टॉप 30 कंपनी को लेके यहाँ से इसका एवरेज सेंसेक्स पॉइंट निकाला जाता है, ठीक है। सेंसेक्स पॉइंट क्या होता है, बेसिकली शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर की वैल्यू कितनी है। अगर 2021 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सेंसेक्स की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, अभी वो 46,000 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। कितनी, 46,000। अगर बात करें बेस ईयर, बेस ईयर क्या है आपका, इसका बेस ईयर क्या है, सबसे पहले ये 1978 से 79 इसका बेस ईयर है। उस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी थी,
इसकी जो बेस वैल्यू थी वो कितनी थी, जहाँ से इसका पॉइंट स्टार्ट हुआ था वो था 100 पॉइंट से। मतलब देखो जिस बंदे ने इस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा 100 रुपीज़, आज कितना बन चुका वो 46,000 पॉइंट, इतनी वैल्यू बन चुका। अब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है वो अलग चीज़ है, लेकिन देखो कितना गुना बढ़ गया। जब स्टार्ट किया था इसका बेस ईयर, उस टाइम पे सेंसेक्स की वैल्यू कितनी थी, 100 पॉइंट से स्टार्ट किया था। अब 100 पॉइंट से बढ़ता 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 कहाँ पहुँच गया, 46,000 तक पहुँच गया है। तो सेंसेक्स क्या है, कुछ नहीं है सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक वैल्यू, जो शेयर वैल्यू है उसका वैल्यू को मेजर करने का एक टर्म है, ये उसका यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप समझ चुके हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इसको सबसे पहले दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर स्टैब्लिश किया गया। ये इंडिया और एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है सर, यहाँ पे हम लोग अपने शेयर खरीदते हैं, शेयर बेच सकते हैं। सेंसेक्स इसका क्या है, वैल्यू है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंसेक्स किसके रिलेटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत है, सब अलग अलग कंट्रियों के अपने अपने हैं ये सबके जैसे। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिख लीजिए NSE। NSE क्या होता है, NSE क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको सबसे पहले कब इस्टेब्लिश किया, 1992 के अंदर, कहाँ, मुंबई के अंदर। इसको भी मुंबई के अंदर किया गया। इसकी जो वैल्यू होती है वो किस में देखते हैं, निफ्टी देखते हो ना, ये शेयर मार्केट में निफ्टी वर्ड आता है, इसकी यूनिट है ये क्या है, ये बेसिकली वैल्यू ऑफ शेयर है। शेयर की वैल्यू कितना पॉइंट चढ़ गई अभी, ठीक है, कितने हाई पे जा रही है। इसमें क्या होता है, बेसिकली टॉप 50 कंपनीज़ को लिया जाता है। तो याद रखना, ऊपर वाले में कितने थी, टॉप 30, इसमें है टॉप 50 कंपनीज़ को लिया जाता है। 2021 में इसका पॉइंट कितना हो चुका है, निफ्टी कितना, अभी आप बोल सकते हो इसका जो निफ्टी है अभी वो पहुँच चुका है 15,000 पॉइंट तक। कितना पहुँच चुका है, 15,000 पॉइंट, क्योंकि ये लेट स्टार्ट हुआ था BSE से। और इसका जो बेस ईयर है वो क्या है, बेस ईयर जिसके आधार पे बताया जाता है कितना बढ़ गया कितना कम हुआ, उस टाइम पे इसको 1000 पॉइंट से स्टार्ट किया था, मतलब 1000 पॉइंट से 15,000 पहुंच गया है। तो NSE की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कब स्टार्ट हुआ, 1992 के अंदर मुंबई में। इसका जो मेज़रमेंट का वैल्यू होता है उसको किस में मेज़र करते हैं, आंसर होगा निफ्टी। किस में, निफ्टी में। और बोलेगा कि आपका सेंसेक्स किस में होता है, तो आपको आंसर देना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है, निफ्टी होता है। चलिए एक दो और लिखवा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक और लिखिए, नेक्स्ट एक्स्ट्रा लिख लीजिए, जैसे ऊपर वाले तक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है मैं बता भी देता हूँ। देखो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, और ये पूछेगा कितनी कंपनी आती है इसमें, इसका अभी कितना है पॉइंट, ये तो खैर करंट में आ सकता है, लेकिन बेस पक्का पूछता है, वो बेस पूछता है आपसे। ठीक है, चलिए NYSE की फुल फॉर्म क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1792 के अंदर। कहाँ पे, वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, USA। ठीक है, न्यूयॉर्क USA में इसको स्टार्ट किया गया। ये क्या है, इसलिए मैंने ये लिखवाया आपका, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है ये, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, इसका जो डाटा बताते हैं उसमें वैल्यू, जैसे सेंसेक्स किसका था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, फिर उसके बाद निफ्टी किसका था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अब इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसका इन्वेस्ट वैल्यू है डाउ जोन्स। इसलिए मैंने ये लिखवाया क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आंसर दोगे आप कौन सा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ, 1792 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं बाकी कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ, तो क्लास को ख़त्म करते हैं, क्लास भी लंबा हो चुका है। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने कुछ कंट्री के लिख दिए, जैसे कोसिपी किसका, साउथ कोरिया का, निक्की किसका, जापान का। ये पूछा था क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि निक्की किसके रिलेटेड है। तो अब बच्चों को पता नहीं जापान के रिलेटेड क्यों हो गया, क्योंकि ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज का नाम है ये। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट 2-4 देख लेना। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है,
BSE और NSE, और साथ में एक न्यूयॉर्क वाला भी कर लेना स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इनके बारे में जो मैंने फैक्ट बताए वो आप याद रखना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि कैपिटल मार्केट में अब आप क्वेश्चन बना सकते हो। देखो कैपिटल मार्केट में क्वेश्चन ऐसे आएगा जहाँ तो पूछेगा इनमें से कौन से कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट टूल्स नहीं है, तो उसमें आपको दोनों मैंने बता दिए। टी बिल्स वगैरह तो वो तो पार्ट ही नहीं इसका, लेकिन RBI में आया था इसलिए मैंने समझा भी दिया। फिर आपको पूछेगा इसमें इंटरेस्ट पे कौन इन्वेस्ट करता है, तो आंसर होगा डिवेंचर होगा। कितने टाइम के लिए होता है, ये मैं सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं, तो इसको कृपया करके अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिकली UPSC का अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसकी समझ होना ज़रूरी है। मैंने कोशिश करी आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की, ठीक है। बाकी आपको पूरा आइडिया लेना है तो आपको इनके पूरे एक्ट पढ़ने होंगे सारे। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप पूरा समझ पाए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे इस कोर्स में इन्वॉल्व कर पाएँ और अपनी तैयारी को और भी बेटर कर पाएँ। जो भी आपके भाई बंधु जो भी हैं आपके रिलेटेड में सबको बताइए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।